हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्लास 11 चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उससे आपका टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वाले चैप्टर से आप रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो टॉपिक अच्छे से लर्न करके ज़रूर जाइएगा। वैसे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के जाइए आप लोग, लेकिन ये दो टॉपिक आप ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार है। चलिए चालू करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले उसने अस्थमा की बात करी है। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग। व्हीजिंग का मतलब गड़गड़ाहट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इतना सा इसने बताया है जिससे शायद आपका काम ना चले, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकियल अस्थमा। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, साथ में व्हीजिंग है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी होने की वजह से ये दिक्कत चालू हुई है। इट इज़ यूजली ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंसेज दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एलर्जन वो सब्सटेंस हैं जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। भाई वर्किंग क्या है, पैथोलॉजी इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। तो एलर्जन से स्टिमुलेट करेंगे रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन के कई सारे इफेक्ट हैं, उसमें से एक इफेक्ट है कि ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपका इनर डाया कम हो गया, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। यही उसने आपको एनसीईआरटी में बताया है। एनसीईआरटी कह रही है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एलर्जी की ज़्यादातर केस में एलर्जी होने की वजह से व्हीजिंग, गड़गड़ाहट होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इन्फ्लेमेशन क्यों हुई, इन्फ्लेमेशन इसीलिए हुई, एलर्जी हुई। तो ये तो अस्थमा आपका एड्रेस हो गया। एक हम लोग का जो डिसऑर्डर है उसकी हम लोगों ने बात कर ली। आगे चलते हैं एम्फीसीमा की बात करें। एम्फीसीमा क्या हो रहा है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का एक्यूट और क्रोनिक दो तरह के होते हैं, एक्यूट सडन अब्रप्ट और क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म रहे। तो क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। तो एल्वियोलर वॉल्स जो है डैमेज हो जाएंगे, जिससे ये सेप्टा जो है दो एल्वियोलाई के बीच में, ये एल्वियोलर वॉल अगर डैमेज हो गई तो आप जानते हैं कि क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग इसका एक मेजर कॉज है एम्फीसीमा का। ठीक है जी, ब्रोंकियल अस्थमा की बात हो गई। तो एम्फीसीमा मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। कई बार ये क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, तो आपको एम्फीसीमा को करना होगा। तो होता क्या, सेप्टा बिटवीन द एल्वियोलाई आर डिस्ट्रॉयड, जिससे कि इलास्टिक टिश्यू लंग का रिप्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये फिर से पैथोफिजियोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही जो आपकी एनसीईआरटी नहीं बता रही। तो क्या होगा जी, जब देखिए जो इलास्टिक टिश्यू की जगह फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक। एज द रिजल्ट एल्वियोलर सैक रिमेन्स फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। एक्सपायरेशन के बाद भी एल्वियोलाई में हवा भरी रहेगी। तो एक्सलेशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट, एक्सेल करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एम्फीसीमा क्या हो रहा है जी, सेप्टल वॉल का डिसोल्यूशन हो गया। सेप्टल वॉल डिसॉल्व हो जाने से सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। साथ के साथ इलास्टिक टिश्यू को किसने रिप्लेस कर दिया, फाइब्रस टिश्यू ने, जिससे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। एल्वियोलर सैक जो है हमेशा भरे से रहेंगे, जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल देने के बाद भी गुब्बारा भरा सा रहे, वो दिक्कत यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, ये हो गया आपका एम्फीसीमा के बारे में जानकारी। तो अस्थमा और एम्फीसीमा की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। तो जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, स्टोन ब्रेकिंग का काम हो रहा है, माइनिंग का काम हो रहा है, वहाँ पे so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर जा रही है, धूल गर्दा वगैरह, कि जिससे कि हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही, लड़ नहीं पा रही। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। और बहुत दिनों तक लगातार अगर वहाँ पे लेबर काम कर रही है, साल 2 साल 4 साल 5 साल,
तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और फाइब्रोसिस हो जाएगी। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस का मतलब है फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन बढ़ जाना, मल्टीप्लाई होते चले जाना। दैट कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और लंग डैमेज हो जाएगा। ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, ठीक है जी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये हम लोगों ने पढ़ा। आइए, तो सर्टन इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, जिसमें कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग हो रही है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, आपकी बुक कह रही है। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा आपको और थोड़ा इलेबोरेट किया कि सिलिकोसिस, सिलिका का, जहाँ पे सिलिका जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, या एस्बेस्टस जहाँ पे सीमेंट की चादरें बन रही हैं, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टस आर कॉमन एग्जाम्पल। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऐसे मजदूर जो ग्लास बनाने की फैक्ट्री या ऐसी जगह जहाँ सिलिका का यूज़ हो रहा है या जहाँ पे एस्बेस्टस का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे ये प्रोन है इस डिजीज़ को डेवलप होने में। विच अकर ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टस डस्ट इन माइनिंग इंडस्ट्री। ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बेसिकली 3 तरह के डिसऑर्डर या कहिए 3 डिसऑर्डर आपकी बुक में एनसीईआरटी में उन्होंने एड्रेस किए हैं। अस्थमा, एम्फीसीमा, अस्थमा, एम्फीसीमा और आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है जी। तीनों की बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पास हो, PYQ वगैरह या जो क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन मिले लगा लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर की। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।